बेसिकली सर ये एडमिशन उसका मौजूद है ना, उसके अपने उस्तावे में मैं इसकी अटेस्टेड कॉपी भी यहाँ ही पड़ी है, मैं भी देख लेता हूँ आपको। सिर्फ इसमें ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से अभी एक सवाल था इसमें कि क्या इस स्टेज पे आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस क्या डिसाइड हो सकता है कि नहीं, इसमें जी डिसाइड एट एनी लेवल, एट एनी स्टेज, बस ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी हो सकता है। जी हो सकता है जी, लीगल प्रॉपर्टी जी बिल्कुल। सवाल मेरा ये, लेकिन ये था कि जब 7 लेवल डिसाइड होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट एविडेंस, उसकी अंडर डिस्कशन नहीं लाई जाएगी। आपने क्योंकि एविडेंस पढ़ रहे थे तो मेरा सवाल ये था कि क्या हम इसको 7 लेवल को डिसाइड करते हुए एविडेंस को अप्रिशिएट कर सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये इसी में इसमें जहाँ एट एनी स्टेज का आया ना, अगर आ जाता उसमें तो वो तो ये होता कि रिटन स्टेटमेंट की बुनियाद पे आ जाता ना। एट एनी स्टेज वहाँ जहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ये फील करेगी कि ये तो कॉज अफेक्शन इसका नहीं बनता, सपोज दावा हो जाता है, जवाब दावा हो जाता है, उसमें आके एक एग्रीमेंट पार्टीज के दरमियान हो जाता है और वो आके ऑनरेबल कोर्ट को कोई प्रूफ मिल जाता है कि ये तो कंसिडरेशन हो चुकी है पे, उस वक्त वो मज़ीद उसे चलाने का, जब ऑनरेबल कोर्ट को ये हो जाएगा कि कॉज अफेक्शन ही नहीं रहा उसे, तो वो जिस स्टेज पे ऑनरेबल कोर्ट को पता चलेगा विदाउट इवन एप्लीकेशन फ्रॉम एनी पार्टी वो डिसाइड हो सकती है। अब एट एनी स्टेज बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, एट एनी स्टेज से मुराद यही है। अब एक तो होता ना, अगर प्रायर दावा जवाब दावा आता 7 लेवल लगती है और हो जाता, लेकिन यहाँ पे इशू ऐसा आता है। अब बेसिकली इसका मकसद क्या है कि अब PWs हो गए, अब DWs आएंगे, अभी कमीशन तलब हो चुका है, DWs आएंगे तो जी आपने तालिब मुख्तस का दावा कर दीजिए, दावा फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द क्लेम टाइम बाद, ठीक है चल गया दावा, ठीक है, जवाब दावा आ गया, शहादत हो गई, ठीक है, अपील डिसाइड हो गई, ठीक है, हाई कोर्ट जिस कोर्ट में चले गए वहाँ पे भी मैटर पर डिसाइड हो गई, ठीक, रिटर्न मैटर केम बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट, ठीक है, वहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि तो दावा अगर हम प्लेन ही पढ़े तो ये तो दावा ही टाइम बाद है, उस वक्त कोई जरूरत नहीं है बाकी फाइनल देने की, कोर्ट नहीं कह सकती है प्लेन इज रिजेक्टेड, एग्जैक्टली ये एट एनी स्टेज है। देखिए अब 2 फॉर्म हो भी गए, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहली दफा आ जाए, वो भी कहेंगे ना आपने पूरा वैसे एविडेंस लिखते रहे, ये तो क्लियर से ही लगता है कि टाइम बाद है सारा कुछ। एक ये प्रॉब्लम जी, ठीक। अब दूसरी पे आ जाती है, वो ये है कि अब इस केस में हम जो मिसाल ले लें कि अब इस केस के अंदर एविडेंस रिकॉर्ड होगी, ठीक है, पॉइंट अब कंट्रोवर्सी था, कोर्ट ने इशू फ्रेम कर दिया, एविडेंस रिकॉर्ड होगी, ठीक है। अब मदई की एविडेंस रिकॉर्ड होगी जी, अब अदालत समझती है कि जो एविडेंस सफा मिसल पे आई है इसके मुताबिक ये जो है ये सूट जो है वो नहीं चल सकती, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि वो वहीं पे एविडेंस शो करके डिसमिस कर सकती है, ये वही वाली पावर्स हैं जैसे आप 249 ए में क्विट कर दें या 265 के में क्विट, बिल्कुल, लेकिन सिविल में ये नहीं है जी, जो मेरा टाइम ऑफ शेख जो मेरी स्टडी है, ठीक है। लेकिन आपने एक नई बात की है जो मेरी स्टडी से अभी तक नई है जी, मैं इसलिए कह रहा था कि अगर ऐसी आपने कहीं पे कोई व्यू पढ़ा है कि एट द टाइम ऑफ डिसीजन ऑफ 711 कोर्ट कैन अप्रिशिएट एंड कंसीडर द एविडेंस रिकॉर्डेड बाय पार्शियल एविडेंस रिकॉर्डेड बाय ए पार्टी, फिर दैट इज फिर मैं कहता हूँ मेरे लिए नई चीज मेरे इधर इजाफा हो जाएगा। मैंने भी आज तक पढ़ा इस एट एनी स्टेज दो तरह का, एक तो ऑनरेबल कोर्ट ने डिस्क्राइब फरमा दिया, दूसरा ये कि एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग की बात हो रही है कि प्रोसीडिंग की किसी स्टेज पे भी अगर ये आता है जी, प्रोसीडिंग की किसी स्टेज, अब प्रोसीडिंग की स्टेज क्या है कि प्रोसीडिंग की स्टेज में दावा हो गया, जवाब दावा हो गया, 711 आई और 711 खारिज होगी। अब जब 711 खारिज होगी, 711 खारिज इसलिए हुई कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अभी मैटर ऑफ फैक्ट है, एविडेंस के बाद डिसाइड होगा। अब फर्स्ट एविडेंस आ गई, फर्स्ट एविडेंस में ही वो एडमिशन आ गया या वो कॉज अफेक्शन नहीं रहा या बार बाला, जो भी वो 4 ग्राउंड्स में से कोई एक ग्राउंड आ गया, उसमें 2023 CLC 1725 लाहौर उसमें ये डिस्क्राइब करती है कि जहाँ पे ये आएगा तो उसमें अब इसमें बेसिकली लॉजिक क्या है, लॉजिक इसमें यही है कि अब एक पता चल गया कि कॉज अफेक्शन ही नहीं है। सपोज इसी केस में अगर देखते हैं, इसने एडमिट कर लिया कि ये मालिक नहीं है, अब जब ये मालिक ने इसने कहा सिर्फ काबिज है, अब ऑनरेबल कोर्ट ने वहाँ पे लॉ पॉइंट देखना है कि क्या सिर्फ पोजेशन की कोई किसी को एंटाइटलमेंट देता है। सूट फॉर डिक्लेरेशन की हद तक लॉ ये है कि डिक्लेरेशन किसी प्री एग्जिस्टिंग राइट के मुताबिक होता है। मेरा ग्राउंड नंबर 3 मैंने 711 में दिया। अब प्री एग्जिस्टिंग, आप कहना ये चाहते हैं कि इसने अपने क्लेम में दर्ज किया
कि आई एम ऑनर इन पोजेशन ऑफ द बेसिस ऑफ रजिस्टर्ड। एग्जैक्टली। लेकिन जब वो अपनी जीरो में कह रहा है कि मेरे पास टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं सिर्फ नहीं, ठीक है, यही है ना, यही है। अब इसको लेकिन अब ये रजिस्ट्री हम देख रहे हैं, जी, ठीक रजिस्ट्री है। में देखने लगा, ठीक है। क्या ये रजिस्ट्री याकूब ने किसको करवाई है? अपनी बेटी को। क्या नाम है उसका? सफूरा। ये तो एडमिटेड डॉक्यूमेंट है, इसमें तो डिनाइल है ही नहीं। तेरा मतलब जी, 13 मरले का। सफूरा को, सफूरा। ये दावा जो है आप सफूरा ने दायर किया है? नहीं, ये दावा बेसिकली इनके फादर ने 2007 में दायर किया था कि ये गिफ्ट डीड जो है नहीं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसमें गिफ्ट नहीं हुआ। अब वो ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने कहा कि 51 साल के बाद ये दायर करें, उन्होंने टाइम बार्ड करके उन्होंने 7/11 में उड़ा दिया। अब उसके बाद सिर्फ एक मिनट जी ये दावा हम देख लें। ये सगीर अहमद जो है, जी, सगीर अहमद ये बेटा है शरीफ का, जिसने दावा दायर किया था 2007 में। शरीफ किसका बेटा है? शरीफ याकूब का बेटा। और अब दूसरी तरफ आगे हम इम्तियाज और शफकात जी, ये बेटे हैं सफूरा के। सफूरा। अब इन्होंने इस रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड को चैलेंज कर दिया। जी, इसके फादर ने 2007 में चैलेंज किया, उसके बाद आके इनके चचा ने चैलेंज किया 2000 मोहम्मद अली। अब ये सिर्फ ये 2007 वाला देख लें जो ये किस बेस पे गिफ्ट क्लेम कर रहे हैं? ये तो 17 ये किस बेस पे ऑनरशिप क्लेम कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी? यही तो कोई बेस नहीं है, कोई ऑनरशिप नहीं है, हवा में हवा में। यही तो मेरा केस है, बस यही तो मैं अब ये हुआ कि ऑनरेबल कोर्ट ने उस वक्त कहा, अब इसमें अभी ये कहते हैं, अभी ये इसने एडमिट आप कर कहते हैं कि ये जो डिक्लेरेट करवा चाह रहे हैं जी, ऑनरशिप दे दें, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट दे दें। एग्जैक्टली। अब ये कि इसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट ये दे देते हैं, इसने अपने दावे में ये कहा है कि ये मालिक है। आप कहते हैं कि चूंकि ये अच्छा इन्होंने ये जो चैलेंज किया है, अच्छा हाँ, इन्होंने कहा कि इनहेरिटेंस की बेस पे आ गया इनहेरिटेंस की बेस के आधार कि हम इनहेरिटेड है, ये गिफ्ट जो है ये नहीं कैंसिल। अब ये हुआ था, अब इसमें क्योंकि वो अब ये गिफ्ट चैलेंज किया उसने जो है 2007 में चैलेंज किया, ये फर्स्ट फ्लैग लगा हुआ है। शरीफ ने चैलेंज एडमिटेड नहीं खारिज है आखिर तक, खारिज है, और उसके बाद हनीफ ने चैलेंज किया, एडमिटेड नहीं खारिज है आखिर तक, सुप्रीम कोर्ट तक। चलिए हनीफ की तो छोड़े, हम सगीर की बात करते हैं, इसके प्रेडिसेसर ने चैलेंज किया। इसमें एक वो सारी मुझे दिखा एक इसमें मजे की बात ये है कि सगीर शरीफ जो है वो 2010-11 में उनकी डेथ होगी। उसके बाद सगीर जो इसमें प्लेंटिफ है, ये इसके बाद लेके चलता रहे इस केस को अपील में। ये सफूरा है जी जी, शरीफ की क्या लगती है? बहन भाई दोनों। शरीफ यही कहता था ना कि शरीफ तो चैलेंज कर सकता था, सगीर कैसे चैलेंज कर सकते? यही तो इशू है, यही तो मेरा इशू है। ये सगीर ने अपने वालिद की वफात के बाद चैलेंज किया? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, वालिद ने चैलेंज किया, वो खारिज हो गया, अपील में सगीर आ गया। क्यों? क्योंकि बाप था, बाप मार गया, उसके बाद नए सिरे से दावा लेके ये नया लेके आ गया, और इसने ये कहा है कि ये मैं इस पे काबिज हूँ, ये मान रहा है कि मैंने 2021 में कब्जा किया इस प्रॉपर्टी। अब नए सिरे से इसने चैलेंज कर, अब नए सिरे से इसने चैलेंज कर दिया हुआ है। अब इसमें हम्बल सबमिशन से पहला अगर दावा देख लें, मैंने फ्लैग फर्स्ट फ्लैग लगाया हुआ है, फर्स्ट फ्लैग, सेकंड फ्लैग, थर्ड फ्लैग, वो सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले हैं। अब मजे की बात यह है कि 2012 के बाद मैंने लगाई हैं, मैंने ये एडमिटेड है। इसमें ये अगर सिर्फ मुलाज़ा, ये मैंने फ्रेश कॉपी दे दी है, इसमें फ्लैग लगा के वो देख लें। Revision petitioner has contended that the respondent has filed suit for declaration along with permanent and mandatory injunction, stating that he was on in possession of land measuring 5 acres full stop. That the respondent has not submitted any document of ownership in order to establish his claim, semicolon. That the respondent has not stated that on the basis of which document he was claiming ownership of the suit property, semicolon. That during the course of after the submission of pleadings of the parties, evidence was recorded, and the respondent has admitted, the witness of the respondent has admitted that he has no title document regarding the suit property, rather he was just having the possession of the suit property, semicolon. That on the basis of mere possession, one cannot claim declaration regarding the suit regarding a property, semicolon. That the father of Sagir Ahmad, namely Sharif, challenged the validity of the gift deed number 170, regarding the cancellation of which petitioner has filed the suit.
and the said suit was dismissed by the London Civil Court Jehannam. First off, the said Sharif assailed the order of passed by the London Civil Court Jehannam before London District Court, and his appeal was dismissed. First off, he assailed the order passed by the London District Court before Honorable High Court in writ petition, and the writ petition was also dismissed. And subsequently, the matter came before the Apex Court of Pakistan, where his appeal was also dismissed. First off, meanwhile, semicolon. The brother of the Sharif, Hanif, also assailed the order passed by Leonard. Assailed the fresh suit, filed fresh suit, second. regarding the suit property claiming ownership, but his suit was rejected. Claim was rejected on order 711 CPC. Semicolon. That he assailed the order before the District Court. The same was fate, same fate. And it met with the same fate. Semicolon. That I could be. नहीं तो finally attend कर ले And it finally. became, and the order passed by the London District Court attained finality. Semicolon. That when Sharif Ahmad filed the suit and his suit was dismissed, and during the pendency of the said suit, Sharif died and Sharif became party. Plaintiff. Party in the appeal. And he contested the suit till Apex Court of Pakistan, where his suit was dismissed, and now he was stopped to file the instant suit. Semicolon. That after the death of Sharif, the plaintiff has no cause of action to file the suit because the suit property admittedly existed in the name of predecessor in interest of the parties, namely Yaqub, and Yaqub has gifted the suit property to Safura Bibi, his daughter. Also, appellants number 1 and 2 were legal heirs of the Safura. Also, according to the law, in the life of the aggrieved person was Sharif, and according to the law, Sharif was entitled to challenge the said gift. But after the death of Sharif, his legal heirs cannot challenge the impugned gift and cannot claim the ownership on the basis of property left by their predecessor in interest. It has been requested that the interpretation may be accepted and carried agreement. इसमें दो चीज़ें, एक तो इनका ये है कि ऑर्डर टू रूल 2 के तहत अगर इन्होंने उस सूट्स में कोई इस तरह का क्लेम नहीं किया हुआ था तो आप नहीं कर सकते। नहीं, उस सूट में इनका था ना कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये क्लेम करते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है। अब तो ये कह रहे हैं कि ये है ही मेरी प्रॉपर्टी। नहीं, उस सूट में उन्होंने ये तो कहा ना कि गिफ्ट क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल मेरी सिर्फ हम्बल सबमिशन ये है कि मैंने 711 में ये 12 की 12 ग्राउंड्स दे दिए, इसमें जजमेंट साथ लगा दिए। जब भी वो ऑनर करेंगे इनके अलावा वो म्यूटेशन होगी, हाँ वो ये है कि अगर प्री एग्जिस्टिंग राइट के मतलब होगा, अगर पहले से कोई राइट नहीं है तो उस पर नहीं होगा। ये जी ऐसे जी बस इसमें मैंने तमाम लॉ पॉइंट्स पे मैंने जजमेंट्स प्रोवाइड कर दिए हैं जी। वो मैंने अपने हर ग्राउंड के साथ जी मैं अभी प्लीडिंग वो सारी प्रोवाइड कर जी, मैं सारी प्रोवाइड कर अभी प्रोवाइड कर हम्बल सबमिशन लास्ट की मेरा जो आर्गूमेंट है ना, उसमें हर पॉइंट पे जो जनाब ने ये हर पॉइंट पे केस लाज हैं। जैसे ये पॉइंट, इस पे मैंने ये सारे केस लाज दिए हैं, वो सारे मेंशन कर दिए हैं जितने भी, हर पॉइंट के साथ मैंने ये इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मैंने प्रोवाइड कर दी है स्टेनो साहब को, ताकि वो ऑनरेबल कोर्ट की आसानी हो जाएगी। वो ये आर्गूमेंट दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो प्रॉपर हर एक के साथ 6-7 जजमेंट लेटेस्ट वो वही है, बस वही है। ये हो चुके हैं सुबह से। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल हमको सुनते हैं, इधर कोई है आपका फॉलो करने के लिए आपके? जी है सर, मैं स्टाफ कर लेगा।